स्वागत है आपका भय की रात में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे फ्लैट की है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। जा रहे हैं जो सच में हुई थी, या कम से कम उसने जो अनुभव किया उसके लिए ये पूरी तरह सच था। नाम है प्रिया, एक साधारण सी लड़की, 25 साल की, छोटे शहर से मुंबई की चकाचौंध में नौकरी की तलाश में आई हुई। ये कहानी 2014 की है, जब नवी मुंबई अभी भी उस पुरानी और नई वाली दुनिया के बीच झूल रहा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चमचमाती लाइट्स, लेकिन कई गलियों में अभी भी वो पुरानी हवा बाकी थी। वो हवा जिसमें कुछ अनकही बातें छिपी रहती हैं। प्रिया की आंखें खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। वो एक 2 BHK फ्लैट में रहने आई थी, वाशी के एक मध्यम वर्गीय सोसाइटी में। फ्लैट नंबर 703, 7वीं मंजिल। खिड़की से नीचे देखो तो सड़क पर ऑटो रिक्शा और स्कूटरों की लाइन, ऊपर आसमान में बादल छाए हुए। मानसून का मौसम था, बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। उसके साथ 2 और लड़कियां रहती थीं, ऐशा और मीरा। ऐशा थोड़ी चुलबुली, हमेशा कुछ न कुछ डरावनी बातें सुनाने वाली, लेकिन दिल की बहुत साफ। वो कॉल सेंटर में काम करती थी, रात की शिफ्ट। मीरा शांत, पढ़ी लिखी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो भी IT कंपनी में थी, लेकिन दिन की शिफ्ट। प्रिया की तरह ही नई नई आई थी। तीनों ने मिलकर फ्लैट लिया था। किराया सस्ता था। नवी मुंबई में उस समय 18 से 20 हजार में इतना अच्छा फ्लैट मिल जाना बड़ा लक था। लेकिन जैसे ही प्रिया ने सामान रखा, उसे कुछ अजीब लगा। फ्लैट साफ सुथरा था, लेकिन हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी कमरे में पानी छिड़का हो। अरे ये क्या? ऐशा ने हंसते हुए कहा जब वो किचन में चाय बना रही थी। क्या? प्रिया ने पूछा। ये देखो, कोई पिछला टेनेंट हनुमान जी का फोटो छोड़ गया है। ऐशा ने एक लैमिनेटेड फोटो उठाया, छोटा सा, लगभग 8-10 इंच का भगवान हनुमान जी की तस्वीर, जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए पहाड़ उठाए खड़े हैं। फोटो के पीछे एक छोटा सा मैग्नेट लगा था, ताकि इसे फ्रिज या किसी मेटल बोर्ड पर चिपकाया जा सके। लेकिन यहाँ ये एक सॉफ्ट बोर्ड पर चिपका हुआ था, बेडरूम के दरवाजे के पास। छोड़ो ना, मीरा ने कहा, पिछले लोग भूल गए होंगे। अच्छी बात है, हनुमान जी की कृपा रहेगी। प्रिया ने हंस दिया। वो बहुत धार्मिक नहीं थी, लेकिन बचपन से हनुमान चालीसा सुनकर बड़ी हुई थी। ठीक है, रहने दो। पहली बार फोटो गिरा तो शाम के 7 बजे के आसपास। प्रिया अकेली थी। ऐशा और मीरा दोनों शिफ्ट पर गई हुई थीं। वो लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक टप, प्रिया चौंकी। उसने देखा हनुमान जी का फोटो फर्श पर गिरा हुआ था। अरे यार, उसने बुदबुदाया। उठाकर देखा, मैग्नेट अभी भी मजबूत था। उसने फिर से चिपकाया, शायद हवा लगी होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन खिड़की बंद थी। ऐसी भी ऑफ था। दूसरी बार रात के 11:30 बजे प्रिया बाथरूम से निकली तो फिर वही आवाज, टप। इस बार फोटो उसके पैरों के पास गिरा। उसने झुक कर उठाया। फोटो का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे कोई उसे जोर से फेंक रहा हो। प्रिया का दिल थोड़ा तेज धड़का, लेकिन उसने खुद को समझाया, बकवास मत सोचो, ये सिर्फ एक फोटो है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। फोटो दिन में 2 से 3 बार गिरता, कभी किचन में, कभी बेडरूम में। तीनों लड़कियां हंस हंस कर बात करती। शायद हनुमान जी को हमारी कंपनी पसंद नहीं आ रही, ऐशा ने मजाक किया। या शायद वो कह रहे हैं मुझे और अच्छे से चिपकाओ, मीरा ने कहा। लेकिन प्रिया को कुछ अजीब लग रहा था। हर बार जब फोटो गिरता, कमरे में हल्की सी ठंडक बढ़ जाती, जैसे कोई दरवाजा खोल कर आया हो और फिर चुपके से बंद कर गया हो। एक रात प्रिया की शिफ्ट सुबह 6 बजे तक थी। वो रात 2 बजे घर लौटी। ऐशा और मीरा सो चुकी थीं। घर में सन्नाटा था, सिर्फ फ्रिज की हल्की गुनगुनाहट और बाहर सड़क पर कभी कभार गाड़ी गुजरने की आवाज।
प्रिया ने लाइट जलाई, सीधे बेडरूम में गई, कपड़े बदलने लगी। तभी टप, हनुमान जी का फोटो फिर गिरा, इस बार इतनी जोर से कि फ्रेम में छोटी सी दरार आ गई। प्रिया ने उसे उठाया। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, बहुत पुराना, फीका पड़ चुका, हनुमान जी की कृपा से, और फिर कुछ पंक्तियां जो पढ़ नहीं पाई। उसने फोटो को फिर से चिपकाया, लेकिन इस बार उसका हाथ कांप रहा था। क्या हो रहा है ये, उसने धीरे से कहा। तब बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज आई, एक बच्चे की रोने की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई नवजात शिशु रो रहा हो, लेकिन दर्द से, भूख से। प्रिया रुक गई, कान लगाकर सुनने लगी। आवाज बंद हो गई। शायद पड़ोस में कोई बच्चा है, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा डर बैठ गया। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार आंखें खुल जाती, हर बार लगता कोई उसे देख रहा है, बेड के पास खड़ा है, चुपचाप। अगले दिन सुबह तीनों बैठी थीं। कल रात कुछ अजीब हुआ, प्रिया ने कहा। क्या? ऐशा ने पूछा। मुझे लगा जैसे कोई रो रहा था। बच्चा। मीरा हंसी। अरे प्रिया, तू थक गई है, शिफ्ट्स की वजह से दिमाग घूम रहा है। लेकिन ऐशा चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था, डर। मुझे भी कभी कभी लगता है, ऐशा ने धीरे से कहा, जैसे कोई इस घर में पहले से रह रहा है। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्यों गिर रहा था वो फोटो बार बार? किसकी थी वो रोने की आवाज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक पुराना फोटो था, या उस फोटो के पीछे छिपा हुआ था कोई ऐसा राज जो इस फ्लैट की दीवारों में कैद था? हमने प्रिया को नवी मुंबई के उस फ्लैट में छोड़ा था, फ्लैट नंबर 703, जहां हनुमान जी का एक पुराना लैमिनेटेड फोटो बार बार गिर रहा था। और पहली बार उसने रात के सन्नाटे में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। आज की रात उस आवाज चुप नहीं रहेगी। ये आवाज अब सिर्फ एक संयोग नहीं रहेगी, ये अब एक संकेत बन चुकी है। अगली सुबह प्रिया, ऐशा और मीरा तीनों किचन टेबल पर बैठी थीं। प्रिया की आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर नींद नहीं आई थी। तुम सच में ठीक हो? मीरा ने पूछा। हाँ, बस थकान है, प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। ऐशा चुपचाप चाय पी रही थी, फिर अचानक बोली, कल रात मुझे भी कुछ सुनाई दिया। दोनों ने उसकी तरफ देखा। क्या? रोने की आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा, बहुत छोटा बच्चा रो रहा हो। मीरा ने भौहें चढ़ाई। अरे यार, पड़ोस में कोई नया बच्चा हुआ होगा, या कोई टीवी ऑन था। नहीं, ऐशा ने सिर हिलाया। मैंने चेक किया, पड़ोस के दोनों फ्लैट में कोई बच्चा नहीं है, और मेरे फोन में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था। प्रिया ने धीरे से कहा। मुझे भी वही लगा, जैसे आवाज हमारे ही फ्लैट से आ रही हो। तो तीनों चुप हो गईं। किचन में सिर्फ फ्रिज की हल्की गुनगुनाहट थी। हनुमान जी का फोटो फिर फर्श पर था। इस बार फ्रेम में एक और छोटी सी दरार आ गई थी। ऐशा ने उसे उठाया। ये अब मजाक नहीं लग रहा, उसने कहा। ये रोज गिर रहा है। मीरा ने कंधे उचकाए। तो क्या करें? नया नाखून ठोक दें या फेंक दें? प्रिया ने तुरंत मना किया। नहीं, फेंकना नहीं चाहिए। ये किसी का था, शायद किसी की आस्था थी। उस दिन शाम को प्रिया ने फैसला किया कि वो फोटो को और मजबूती से लगाएगी। उसने एक पुराना ड्राइंग पिन निकाला और सॉफ्ट बोर्ड में गहराई तक ठोक दिया। अब देखते हैं, उसने खुद से कहा। रात के करीब 2 बजे प्रिया अपने लैपटॉप पर एक मीटिंग कर रही थी। हेडफोन लगे हुए थे, क्लाइंट से बात हो रही थी। अचानक हेडफोन में उसकी आवाज के साथ साथ कुछ और मिल गया। एक बहुत साफ, बहुत करीबी आवाज, फा फा फा, बच्चे की रोने की आवाज, नवजात जैसी, दर्द भरी, भूखी। प्रिया का हाथ रुक गया। उसने हेडफोन निकाला। आवाज अब हेडफोन से नहीं, कमरे से आ रही थी, बेडरूम की तरफ, जो खाली था। प्रिया धीरे धीरे उठी। उसके पैर ठंडे पड़ गए। वो बेडरूम के दरवाजे तक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर अंधेरा। हेलो, उसने धीरे से पुकारा। रोना और तेज हो गया। अब सिर्फ रोना नहीं, एक हल्की सी सिसकी भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हो। प्रिया का गला सूख गया। उसने दरवाजा धीरे से खोला, लाइट जलाई।
कमरा खाली था, बिस्तर पर कोई नहीं, खिड़की बंद, पर्दे हिल भी नहीं रहे थे। फिर भी रोना जारी था। अब वो आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही लग रही थी। प्रिया घुटनों के बल बैठ गई। उसने झुककर नीचे देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और एक पुरानी सैंडल। लेकिन रोना अभी भी वहां था, बहुत करीब, जैसे कोई उसके कान के पास बैठकर रो रहा हो। प्रिया पीछे हटी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं बाहर सुनाई दे जाएगा। तब रोना एकदम बंद हो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। वो सोफे पर बैठी रही, लाइट जलाए हुए। सुबह होते ही उसने ऐशा और मीरा को सब बताया। ये सामान्य नहीं है, ऐशा ने कहा। मुझे लगता है हमें किसी से बात करनी चाहिए। किससे? मीरा ने पूछा। पंडित जी से, या फिर बिल्डिंग के किसी बूढ़े अंकल से, शायद उन्हें कुछ पता हो। उसी शाम ऐशा नीचे गई। बिल्डिंग के गार्डन में एक बुजुर्ग आंटी बैठी थी, शांति आंटी। वो पिछले 15 साल से यहीं रह रही थी। आंटी, हमारे फ्लैट में कुछ अजीब हो रहा है, ऐशा ने हिचकते हुए कहा। शांति आंटी ने धीरे से मुस्कुराया। 703 में? जी हाँ, आंटी ने सिर हिलाया। वो फ्लैट पहले एक फैमिली रहती थी, बहुत साल पहले, फिर अचानक चली गई। लोग कहते हैं वहां कुछ हुआ था, लेकिन कोई ठीक नहीं बताता क्या हुआ था। बेटा, कुछ बातें पूछने से अच्छा है कि भूल जाएं। ऐशा के मन में डर और बढ़ गया। 3 दिन बाद तो तीनों लड़कियां एक साथ घर पर थीं। लाइट्स कम थीं, बाहर घना कोहरा। अचानक फोटो फिर गिरा, टप। लेकिन इस बार गिरने के तुरंत बाद रोना शुरू हुआ, और इस बार तीनों ने एक साथ सुना, बहुत साफ, बहुत तेज। बच्चा नहीं, अब एक औरत की सिसकी भी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। प्रिया की आंखें फैल गईं। ऐशा ने हाथ से मुंह दबा लिया। मीरा, जो हमेशा तर्क करती थी, वो भी पत्थर की तरह जम गई। रोना धीरे धीरे बढ़ता गया। अब वो बेडरूम से नहीं, पूरे घर में गूंज रहा था। दरवाजों के पीछे से, दीवारों से, यहाँ तक कि छत से। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, कौन है तुम? क्या चाहती हो? रोना एक पल के लिए रुका। फिर बहुत धीमी, बहुत करीबी आवाज में एक औरत की आवाज आई, वापस लौट आ। सांसें रुक गईं। सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। लेकिन तीनों जान चुकी थीं, वो अब अकेले नहीं थीं। इस घर में कोई और था, कोई जो सालों से इंतजार कर रहा था, कोई जो अब चुप नहीं रहेगा। दोस्तों, क्या है वो आवाज? किसका इंतजार है उस औरत को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रिया, ऐशा और मीरा इस फ्लैट से जिंदा निकल पाएंगी? सच सामने आने वाला है, लेकिन सच हमेशा आजाद नहीं करता। कभी कभी वो और गहरा जाल बुन देता है। हमने प्रिया, ऐशा और मीरा को उस भयानक रात में छोड़ा था, जब पहली बार तीनों ने एक साथ सुना था बच्चे का रोना, औरत की सिसकी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, और फिर वो डरावनी फुसफुसाहट। वापस लौटा। आज की रात वो फुसफुसाहट और तेज होगी, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा राहत नहीं देता। कभी कभी सच और गहरा अंधेरा लाता है। अगली सुबह का नजारा कुछ ऐसा था। प्रिया सोफे पर बैठी थी, घुटनों पर सिर टिकाए। ऐशा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर की बारिश को देख रही थी। मीरा चाय बना रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हम क्या करें? प्रिया ने पहली बार इतनी कमजोर आवाज में पूछा। मीरा ने चाय के कप टेबल पर रखे। पहले तो ये तय कर लें कि हम पागल नहीं हो रहे। ऐशा ने सिर हिलाया। हम तीनों ने सुना, ये कोई भ्रम नहीं था। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें पता करना चाहिए कि इस फ्लैट में पहले क्या हुआ था। तो तीनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग कोशिश करेंगे। ऐशा बिल्डिंग के पुराने रहने वालों से बात करेगी, मीरा इंटरनेट पर कुछ ढूंढेगी, और प्रिया लैंडलॉर्ड से मिलेगी। लैंडलॉर्ड का नाम था श्रीकांत राव, उम्र करीब 60 के आसपास। छोटा सा ऑफिस था, वाशी सेक्टर 17 में। प्रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। आइए बेटी, श्रीकांत ने कहा। प्रिया ने सीधे बात शुरू की। सर, हमारे फ्लैट 703 में कुछ अजीब हो रहा है। श्रीकांत ने एक पल को रुक कर देखा।
फिर बोले, क्या अजीब? प्रिया ने सब बताया, फोटो का बार बार गिरना, रोने की आवाज, वो फुसफुसाहट। श्रीकांत चुप रहे। उनकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। वो फोटो, उन्होंने आखिरकार कहा, वो पिछले टेनेंट्स ने छोड़ा था। कौन थे वो? प्रिया ने पूछा। एक औरत, नाम था राधिका। उसका छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, मुश्किल से 6 महीने का। प्रिया का दिल तेज धड़का। फिर एक रात दोनों गायब हो गए। अचानक, कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं। सुबह जब पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बदबू आ रही थी। प्रिया की सांस रुक गई। क्या हुआ था उन्हें? श्रीकांत ने सिर झुकाया। पुलिस ने कहा गैस लीक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत पहले से परेशान थी, पति ने छोड़ दिया था, वो अकेली थी बच्चे के साथ। और फोटो, वो राधिका का था। वो रोजा उसे पूछती थी, कहती थी हनुमान जी ही उसका आखिरी सहारा है। प्रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। फिर वो फोटो क्यों गिरता रहता है? श्रीकांत ने धीरे से कहा, शायद वो कह रही हो कि उसकी रक्षा नहीं हो पाई। उसी शाम मीरा ने कुछ ढूंढ निकाला। एक पुरानी लोकल न्यूज़ वेबसाइट पर 2010 की एक छोटी सी खबर। शीर्षक था, नवी मुंबई फ्लैट में माँ बच्चे की रहस्यमयी मौत। खबर में ज्यादा डिटेल नहीं थी, सिर्फ इतना कि पुलिस ने मामला बंद कर दिया था। कोई संदिग्ध नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा था, मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूँ। लोग कहते हैं कि रात को रोने की आवाज आती है, लेकिन कोई मानता नहीं। ऐशा नीचे शांति आंटी से फिर मिली। इस बार आंटी ने थोड़ा और बताया। राधिका बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका पति बहुत शराबी था। एक रात उसने उसे और बच्चे को छोड़कर चला गया। उसके बाद वो अकेली रह गई। फिर एक रात वो बहुत रो रही थी। हमने सुना था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। अगली सुबह दोनों चले गए थे, हमेशा के लिए। ऐशा ने पूछा, आंटी क्या वो आत्महत्या थी? शांति आंटी ने सिर हिलाया। पुलिस ने वैसा ही कहा, लेकिन मुझे लगता है वो औरत मरते वक्त भी अपने बच्चे को बचा रही थी। शायद वो अब भी बचा रही है। उस रात प्रिया अकेली थी। ऐशा और मीरा दोनों अपनी अपनी शिफ्ट पर चली गई थी। प्रिया ने फैसला किया कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी। उसने हनुमान जी का फोटो उठाया, उसे ध्यान से देखा। फोटो के पीछे अब भी वो पुरानी लिखावट थी। उसने मोबाइल की लाइट से पढ़ने की कोशिश की, राधिका, हनुमान जी की शरण में मेरे बच्चे की रक्षा करना। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने फोटो को फिर से दीवार पर लगाया, इस बार बहुत प्यार से। अगर तुम हो ना, उसने धीरे से कहा, तो मुझे बता दो तुम क्या चाहती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बहुत धीरे से रोना शुरू हुआ, लेकिन इस बार रोना अलग था। ये दर्द भरा नहीं था, ये जैसे गुहार था। प्रिया ने आंखें बंद की। मैं सुन रही हूँ, उसने कहा। रोना रुका। फिर बेडरूम के कोने से एक हल्की सी छाया हिली। प्रिया ने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक पल के लिए एक औरत की परछाई दिखी। बहुत पतली, बहुत पीली, बाल खुले हुए, खुद में कुछ एक छोटा सा बच्चा। प्रिया चीखने वाली थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। छाया ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। उसी पल फोटो फिर गिरा, लेकिन इस बार बहुत धीरे, जैसे कोई उसे प्यार से नीचे रख रहा हो। मदद करो, मेरा बच्चा, उसे बचा लो। प्रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने फोन उठाया, ऐशा को कॉल किया। ऐशा, जल्दी आओ, वो यहाँ है। लेकिन कॉल कट गई। लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और रोना अब चारों तरफ से आ रहा था। और फिर पूरी तरह अंधेरा। प्रिया की सांसें तेज। उसने मोबाइल की लाइट जलाई। बेडरूम के दरवाजे पर हनुमान जी का फोटो था, लेकिन अब वो उल्टा था, चेहरा दीवार की तरफ। और ठीक उसके नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में किसी ने लिखा था, वापस लौट आओ। दोस्तों, अब वो सिर्फ रो नहीं रही, वो मांग रही है, वो गुहार लगा रही है। लेकिन किस चीज की? क्या सच में कोई मदद हो सकती है? क्या ये सब बहुत देर हो चुकी है? प्रिया अब भागना चाहती है, लेकिन क्या वो भाग पाएगी? क्या वो छाया उसे जाने नहीं देगी? सुनते रहिए
छायाओं में फुसफुसाहट। हमने देखा कि सच सामने आ चुका था। राधिका, उसका छोटा बच्चा, गैस लीक या शायद कुछ और। हनुमान जी का वो फोटो अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहा था, वो एक चेतावनी बन चुका था, एक गुहार बन चुका था। मदद करो, मेरा बच्चा बचा लो। आज की रात वो गुहार अब चुप नहीं रहेगी। आज की रात वो दरवाजे तोड़कर बाहर आएगी और प्रिया अब भागने की आखिरी कोशिश करेगी। अगली सुबह प्रिया की हालत देखने लायक नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। वो बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए। ऐशा और मीरा दोनों उसके पास बैठी थीं। प्रिया, तू ठीक है? ऐशा ने धीरे से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं रह सकती यहाँ। मीरा ने हाथ पकड़ा। हम तीनों मिलकर कुछ करेंगे। क्या करेंगे? प्रिया ने लगभग चीखते हुए कहा। तुमने कल रात नहीं देखा? वो आईने में थी, वो मुझे देख रही थी। ऐशा ने गहरी सांस ली। मुझे भी रात में कुछ हुआ। दोनों ने उसकी तरफ देखा। मैं बाथरूम में थी, अचानक लाइट चली गई और शावर का पानी अपने आप चालू हो गया। ठंडा पानी, बहुत ठंडा, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मीरा चुप रही, फिर बोली, मैंने भी महसूस किया। सुबह जब मैं उठी, मेरे बिस्तर के पास छोटे छोटे पैरों के निशान थे, धूल में, जैसे कोई बच्चा वहां खड़ा रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट जलाई, निशान गायब। तो तीन एक दूसरे को देखकर चुप हो गईं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। प्रिया ने अपने मामा को फोन किया। मामा मुंबई में रहते थे। मामा, मुझे यहाँ से निकलना है। क्या हुआ बेटा? प्रिया ने सब बताया, रोते हुए बताया। मामा ने गंभीरता से सुना। तुरंत सामान उठाओ और मेरे पास आ जाओ। आज रात ही मैं तुम्हें स्टेशन लेने आ जाऊंगा। प्रिया ने हामी भरी। उसने फैसला कर लिया था। वो भाग रही थी। शाम होते होते प्रिया ने अपना बैग पैक कर लिया। ऐशा और मीरा भी परेशान थी। हम भी सोच रहे हैं शायद कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाएं, ऐशा ने कहा। प्रिया ने हनुमान जी का फोटो उठाया, उसे एक बार फिर देखा। मैं इसे साथ ले जाऊंगी, उसने कहा। शायद वो मुझे छोड़ दे। उसने फोटो को अपने बैग में रखा। रात के करीब 12 बजे प्रिया ने टैक्सी बुक कर ली थी। वो स्टेशन जाने वाली थी। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्लिकर करने लगीं और फिर रोना शुरू हुआ। बहुत तेज, बहुत करीब। प्रिया रुक गई। उसके पैर जम गए। रोना अब सिर्फ बच्चे का नहीं था, एक औरत की चीख थी। नहीं, मत जाओ, मेरा बच्चा, उसे मत ले जाओ। प्रिया ने दरवाजा बंद किया। वो पीछे हटी। उसका बैग हाथ से छूटकर गिर गया। तब बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। खटाखट, खटाखट। प्रिया ने मुड़कर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में वो छाया फिर दिखी। इस बार साफ, एक पतली औरत, लंबे खुले बाल, गोद में एक छोटा सा बच्चा। बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ छोटी छोटी हथेलियां। औरत धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं छू रहे थे। प्रिया चीखी, छोड़ दो मुझे। औरत रुकी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। फिर उसने धीरे से कहा, आवाज बहुत करीब, जैसे कान में फुसफुसा रही हो, तुमने मेरा बच्चा छुआ था, अब तुम उसे ले जा रही हो। प्रिया समझी, हनुमान जी का फोटो। उसने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। वो घुटनों के बल बैठ गई। फोटो बैग से निकाला, उसे जमीन पर रख दिया। मैं नहीं ले जा रही, ये तुम्हारा है। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर औरत की छाया धीरे धीरे पीछे हटी, लेकिन रोना नहीं रुका, बल्कि और तेज हो गया। तब ऐशा और मीरा कमरे में दौड़ कर आईं। दोनों ने प्रिया को देखा। क्या हुआ? प्रिया रो पड़ी। वो मुझे जाने नहीं दे रही। तो तीन एक दूसरे से चिपक गईं। मोबाइल की लाइट जलाई। तब लिविंग रूम की दीवार पर कुछ दिखा, छोटे छोटे पैरों के निशान, धीरे धीरे चलते हुए प्रिया की तरफ। और फिर एक और आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। एक लंबा सन्नाटा हुआ। फिर बेडरूम से एक हल्की सी आवाज आई, पूजा करो। तो तीनों ने एक दूसरे को देखा।
अगली सुबह तीनों ने फैसला किया, वे एक पंडित जी को बुलाएंगी, पूरा घर शुद्ध करेंगी, राधिका और उसके बच्चे की आत्मा को शांति देंगी। पंडित जी आए, उम्र दराज, शांत स्वभाव। उन्होंने सब सुना, फिर बोले, ये आत्मा क्रोध में नहीं है, ये दुख में है। ये चाहती है कि उसकी कहानी सुनी जाए, उसका बच्चा उसे अकेला न छोड़े। उन्होंने एक छोटी सी हवन की तैयारी की, हनुमान जी का फोटो बीच में रखा, तो तीनों ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ी। लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, घर में हवा का एक तेज झोंका आया, सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं, लाइट्स फ्लिकर करने लगी। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तब बेडरूम से एक तेज चीख आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने कहा, वो चली गई लेकिन पूरी तरह नहीं, वो अभी भी यहाँ है, इंतजार में। प्रिया ने पूछा, इंतजार किसका? पंडित जी ने धीरे से कहा, किसी की जो सच में उसकी मदद कर सके। उस रात प्रिया फिर भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, हनुमान जी का फोटो अपने आप दीवार से उतरकर उसके पैरों के पास गिरा। इस बार फोटो का चेहरा ऊपर था, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन प्रिया के मन में अब डर नहीं था। एक अजीब सी थकान थी, एक अजीब सी हार। वो समझ चुकी थी, वो अब सिर्फ भाग नहीं सकती, वो इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, प्रिया अब टूटने की कगार पर है। वो भागना चाहती है, लेकिन कुछ उसे रोक रहा है। क्या वो राधिका की आत्मा है या उसका अपना डर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कहानी का अंत होगा या ये बस एक नई शुरुआत है? हमने प्रिया के साथ उस फ्लैट 703 में कदम रखा था। हनुमान जी का वो फोटो जो बार बार गिरता था, रातों में सुनाई देने वाला बच्चे का रोना, राधिका की छाया, उसकी गुहार, मेरा बच्चा, उसे बचा लो। हमने देखा कि कैसे डर बढ़ता गया, कैसे प्रिया टूटने की कगार पर पहुंच गई, कैसे वो भागना चाहती थी लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। आज की रात सब कुछ खत्म होने वाला है, या शायद सब कुछ हमेशा के लिए शुरू होने वाला है, क्योंकि कुछ सन्नाटे कभी खत्म नहीं होते, वे बस बदल जाते हैं। अगली सुबह प्रिया, ऐशा और मीरा तीनों एक साथ बैठी थीं। किसी ने चाय नहीं बनाई, किसी ने बात नहीं शुरू की। आखिरकार प्रिया ने धीरे से कहा, मैं आज रात आखिरी बार यहाँ रहूंगी। ऐशा ने पूछा, क्या करोगी? जो पंडित जी ने कहा था उसे पूरा करूंगी। पंडित जी ने कल शाम जो बात कही थी वो तीनों के मन में गूंज रही थी। ये आत्मा क्रोध में नहीं है, दुख में है। ये चाहती है कि उसकी कहानी सुनी जाए, उसके बच्चे को उसका नाम दिया जाए, उसे शांति से विदा किया जाए। प्रिया ने फैसला किया था, वो राधिका से बात करेगी, उसे बताएगी कि वो अकेली नहीं है, उसका बच्चा भुलाया नहीं गया। शाम को तीनों ने कमरे को साफ किया, हनुमान जी का फोटो बीच में रखा, उसके सामने एक छोटा सा आसन बिछाया, फूलों की माला डाली, अगरबत्ती जलाई। प्रिया ने धीरे से कहा, राधिका, अगर तुम सुन रही हो तो आज हम तुमसे बात करना चाहते हैं। सन्नाटा रहा, केवल अगरबत्ती की हल्की धुआं उठ रहा था। फिर प्रिया ने धीरे धीरे बात शुरू की, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा बच्चा वो बहुत छोटा था, तुम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। ऐशा ने आंखें बंद कर ली, मीरा ने हाथ जोड़ लिए। प्रिया ने जारी रखा, हम तुम्हारे बच्चे को नाम देना चाहते हैं, हम उसे भूलना नहीं चाहते। बताओ उसका नाम क्या रखें? कमरे में हल्की सी हवा चली, अगरबत्ती की लौ एक पल के लिए तेज हुई, फिर बहुत धीमी, बहुत करीबी आवाज आई, अर्जुन। तो 3 की सांस रुक गई। आवाज औरत की थी, लेकिन इस बार चीख नहीं थी, दर्द नहीं था, बस एक नाम था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, बहुत सुंदर नाम है। उसने छोटा सा खिलौना उठाया, ये अर्जुन के लिए है, तुम दोनों अब साथ रह सकते हो, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। हम तुम्हें याद रखेंगे, हम तुम्हारी कहानी किसी को नहीं भूलने देंगे। तब कमरे के कोने में हल्की सी छाया हिली। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, एक औरत, पतली, पीली, लेकिन अब उसकी आंखें काली नहीं थीं, उनमें हल्की सी चमक थी,
गोद में बच्चा जिसका चेहरा अब दिख रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। राधिका ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रही हो। फिर धीरे धीरे दोनों छाया हल्की होने लगी, जैसे धुंध में घुल रही हों। प्रिया ने आखिरी बार कहा, अर्जुन और राधिका, तुम दोनों को बहुत प्यार है, अब जाओ, शांति से जाओ। एक आखिरी हल्की सिसकी सुनाई दी। फिर पूर्ण सन्नाटा। हनुमान जी का फोटो अब नहीं गिरा, वो दीवार पर शांति से टंगा रहा। उस रात प्रिया सो गई, पहली बार बिना डर के, बिना किसी रोने की आवाज के। अगली सुबह वो उठी। फ्लैट में अब वो ठंडक नहीं थी, हवा साफ लग रही थी, सब कुछ सामान्य। तो तीनों ने फैसला किया कि वो फ्लैट छोड़ देंगी। लेकिन जाने से पहले प्रिया ने एक आखिरी काम किया। उसने हनुमान जी का फोटो उठाया, उसे ध्यान से देखा, फिर उसे एक छोटे से लकड़ी के फ्रेम में डालकर दीवार पर टांग दिया। ये अब तुम्हारा घर है, उसने धीरे से कहा। हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी याद हमेशा रहेगी। कुछ महीने बाद प्रिया अब मुंबई में अपने मामा के घर के पास एक छोटा सा फ्लैट लेकर रह रही थी। नई नौकरी, नया जीवन। एक रात वो बहुत थकी हुई थी, लाइट बंद करके लेट गई। अचानक बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज आई। वाह! प्रिया की आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। फिर दोबारा बहुत धीमी, बहुत मध्यम। वाह! प्रिया ने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, खिड़की बंद थी, कोई नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता था ये रोना अब दर्द का नहीं था, ये एक अलविदा था, एक धन्यवाद था। वो धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, अर्जुन, राधिका, अलविदा। आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, फिर कभी नहीं आई। दोस्तों, कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस एक नए रूप में बदल जाती हैं। कभी कभी वो सन्नाटे में छिप जाती हैं, कभी कभी वो हमारी यादों में रह जाती हैं। प्रिया आज भी उस फोटो को याद करती है, हनुमान जी को, राधिका को, अर्जुन को। और हर बार जब वो रात में अकेली होती है, वो सोचती है, क्या सच में वो चली गई, या बस बहुत दूर चली गई, जहाँ अब कोई रोना नहीं है, केवल शांति है। अगर आपने पूरी सीरीज सुनी है तो धन्यवाद। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें बताइए, क्योंकि कभी कभी हमारी कहानियां किसी और की मदद कर सकती हैं। अभी के लिए अलविदा, और सावधान रहिए, क्योंकि हर सन्नाटे के पीछे कोई न कोई फुसफुसाहट छिपी हो सकती है।